इंदिरा गांधी की जीत के जश्न में गुजरात के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली के अशोका होटल में पहली बड़ी पार्टी रखी। इसके लिए पूरा पैसा किसी और ने नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी ने दिया था। धीरू भाई अंबानी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक रामनाथ गोयनका से कहा, मेरे पास एक सोने की चप्पल है और एक चांदी की है। आगे वाला कौन है ये देखकर मैं या तो उसे सोने की चप्पल से मारता हूं या चांदी की चप्पल से। अंबानी परिवार के घर में टॉयलेट नहीं थी, पूरा घर चौल के ही एक कॉमन बाथरूम का यूज किया करता था, जिसे उनके अलावा करीब 100 और लोग भी डेली यूज किया करते थे। धीरू भाई के पुराने परिचित कहते थे कि धीरू भाई ने एक तरह से इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी यशपाल कपूर को खरीद लिया था। आरोप तो ये भी लगे कि इंदिरा गांधी जानबूझकर ये स्कीम लाई है ताकि अकेले धीरू भाई अंबानी को फायदा पहुंचे। धीरू भाई अंबानी विदेश से खरीदे गए पॉलिस्टर को भारत में 600% से भी अधिक की कीमतों पर बेचते थे। राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मीटिंग में ही धीरू भाई अंबानी ने सीधे कहा कि मेरे पास आपकी स्वर्गीय माताजी के ब्याह पर बहुत सारा फंड रखा हुआ है, मैं इसका क्या करूं। राजीव गांधी को अमेरिका की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 2 लेटर हाथ लगते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन की स्विट्जरलैंड में मौजूद संपत्ति की सीक्रेट जानकारी थी। इससे राजीव को लगा कि अमिताभ के बहाने राजीव को ही तो कहीं टारगेट करने की साजिश नहीं रची जा रही। इसी रात राजीव ने ईडी के डायरेक्टर भूरे लाल का ट्रांसफर कर दिया और अगले दिन सीबीआई की एक टीम इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पत्रकार गुरुमूर्ति के यहां छापा मारने के लिए भेज दी। अब धीरू भाई अंबानी ने वीपी सिंह की सरकार गिराने की कोशिशें शुरू कर दी। एक दिन शरद पवार ने बॉम्बे डाइंग कंपनी के मालिक नुस्ली वाडिया को कॉल करके बताया कि सूचना मिली है कि आपकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। बॉम्बे डाइंग वही कंपनी थी जिसके साथ रिलायंस कंपनी को सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था। जब नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश की जांच हुई तो बॉम्बे पुलिस ने धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी के सहयोगी कीर्ति अंबानी को नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश में अरेस्ट कर लिया और इसके बाद नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। धीरू भाई अंबानी से लेकर मुकेश अंबानी तक की यह कहानी बताती है कि कैसे रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनी बनी। इस वीडियो की शुरुआत में धीरू भाई अंबानी के पॉलिस्टर बिजनेस के बारे में हमने बताया है, जिसे लेकर आरोप लगते हैं कि इसी बिजनेस में गड़बड़ झाला करके धीरू भाई अंबानी की रिलायंस इस लेवल पर पहुंची। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में पॉलिस्टर से लेकर कपड़ा मार्केट की छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, जिनसे आपको समझ आएगा कि इस देश में कॉर्पोरेट वॉर कैसे होते हैं और राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इसमें कैसे काम आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कहेंगे कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स पर आपने इससे अच्छी वीडियो नहीं देखी। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 के दिन गुजरात के जूनागढ़ जिले में होता है। धीरू भाई के पिता हीराचंद अंबानी मूड बनिया समुदाय से आते थे और जूनागढ़ के नवाब के एक स्कूल में अध्यापक का काम करते थे। 19 साल की उम्र में ही धीरू भाई अंबानी नौकरी करने के लिए वर्तमान यमन देश के शहर अडन चले जाते हैं, जो उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता था। अडन पोर्ट की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट था। मतलब यहां सोने, चांदी, शुगर, कपड़ों, मसालों आदि का व्यापार होता था। दुनिया भर से समुद्री जहाज आते थे और दुनिया भर के इलाकों में यहां से सामान भेजा जाता था। धीरू भाई के भाई रमणीक भाई यहां 2 साल पहले से ही काम कर रहे थे। यही रमणीक भाई ने धीरू भाई को एक व्यापार कंपनी ए बेसे एंड कंपनी में नौकरी दिला दी। धीरू भाई को कंपनी के कमोडिटी सेक्शन में क्लर्क का काम दिया जाता है। यही धीरू भाई ने सीखा कि कैसे अरब, यहूदी और इंडियन व्यापारी मसालों, शुगर, तेल आदि का व्यापार कर रहे हैं। उन दिनों अदन में व्यापार के लिए बैंकों से लोन लेना आसान था और इस नीति का फायदा उठाते हुए धीरू भाई ने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से चीनी, चावल और गेहूं का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और अदन में माल पहुंचने से पहले ही खरीदार ढूंढ लेते थे। इस बीच यमन किंगडम के अधिकारियों को पता चला कि उनके यहां से उनका चांदी का सिक्का रियाल मार्केट से गायब होता जा रहा है। जब यमन के अधिकारियों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि धीरू भाई अंबानी नाम के एक इंडियन क्लर्क ने जितने हो सके उतने रियाल्स का ओपन ऑर्डर दे रखा है, इसलिए मार्केट से चांदी के ये सिक्के गायब होते जा रहे हैं। दरअसल धीरू भाई ने नोटिस किया कि चांदी के सिक्के की जितनी कीमत है उससे ज्यादा कीमत उसमें लगी चांदी की है। इसलिए धीरू भाई बड़े लेवल पर चांदी से बने इन सिक्कों को
खरीदना शुरू कर देते हैं और इन्हें पिघलाकर चांदी की सिल्लियां बनाकर लंदन में बेच देते हैं। जब इसके बारे में जांच अधिकारियों को पता चल गया तो यमन किंगडम ने रियाल की खरीद पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक धीरू भाई अंबानी कई लाख रुपए बना चुके थे। इस बीच 19 अप्रैल 1957 के दिन धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन को एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मुकेश अंबानी। इन्हीं दिनों यमन में ब्रिटिशर्स से आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, इसलिए वे इंडियंस का भी विरोध कर रहे थे। इस कारण दिसंबर 1957 में धीरू भाई अपनी पत्नी और 8 महीने के बच्चे मुकेश के साथ वापस भारत लौट आते हैं। भारत आकर अंबानी परिवार मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके कबूतर खाना में बस जाता है। यहां जय हिंद एस्टेट नाम की एक चौल थी। इस चौल में 500 से ज्यादा लोग रहा करते थे। अंबानी परिवार 7 लोगों के साथ चौथी मंजिल पर एक छोटे से घर में रहता था जिसमें सिर्फ एक कमरा था, एक रसोई थी। धीरू भाई अंबानी के घर में सिर्फ एक बाथरूम तक नहीं था। अंबानी परिवार चौल के ही एक कॉमन बाथरूम का उपयोग करते थे जिसे इनके अलावा करीब 100 लोग और साझा करते थे। इनमें ज्यादातर दूधिये थे और आसपास के दुकानदार थे जो इसी चौल में रहा करते थे। यहीं धीरू भाई के दूसरे बेटे अनिल अंबानी का भी जन्म होता है। इसी एक छोटे से कमरे में ही धीरू भाई, उनकी मां, उनकी पत्नी रमणीक भाई और उनकी पत्नी और दोनों के बच्चे साथ में रहा करते थे। मतलब एक कमरे में 8 से ज्यादा लोग जिसमें एक बाथरूम भी नहीं था। ये वो दिन थे जब धीरू भाई अंबानी रिलायंस की शुरुआत करने जा रहे थे। साल 1958 के फरवरी महीने में धीरू भाई ने बंबई की होलसेल मार्केट में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर दी। इसके ऑफिस में मात्र एक टेबल और 3 चेयर थी। ऑफिस की जगह इतनी छोटी थी कि अगर दोनों पार्टनर और उनके 2 शुरुआती एम्प्लॉइज सभी प्रेजेंट रहते तो किसी एक को बाहर खड़ा होकर रहना पड़ता, और यह भी 150 रुपए महीने के किराए पर थी। धीरू भाई के ऑफिस में ही एक डॉक्टर की भी दुकान थी और दोनों के बीच में लकड़ी का पार्टीशन था। डॉक्टर और धीरू भाई दोनों ही एक ही फोन का इस्तेमाल करते थे। यहीं से धीरू भाई अडन, मस्कट, ओमान और सऊदी अरेबिया के लिए मसाले बेचने लगे। चूंकि धीरू भाई के पास पैसे अधिक नहीं थे इसलिए त्रंबक भाई दमानी को भी उन्होंने साझेदार बना लिया। इन्हीं दिनों सेम चौल में धीरू भाई के कुछ और दोस्त बने जो धागे बेचने का व्यापार करते थे, मतलब छोटे मोटे दुकानदार थे। इस तरह धीरू भाई ने भी छोटे लेवल पर धागे खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले कॉटन और सिल्क के धागे चलते थे, लेकिन बाद में नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक धागों ने इनकी जगह ले ली। क्योंकि ये सस्ते थे और जल्दी सूखते भी थे और इन पर सिलवटें भी नहीं पड़ती थी, इसलिए उस समय सिंथेटिक धागों की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम हो पा रही थी। चूंकि सिंथेटिक धागा बाहर से भारत मंगाया जाता था इसलिए इंपोर्ट लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इंपोर्ट लाइसेंस केवल रजिस्टर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को ही दिए जाते थे। मतलब जो व्यापारी भारत से धागे बाहर विदेश में बेच रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केवल वही कुछ मात्रा में या अपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके कुछ वॉल्यूम की मात्रा में ही बाहरी देशों से सिंथेटिक धागों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। इन्हें रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस यानी आरईपीज कहा जाता था। साल 1965 आते आते धीरू भाई और उनके पार्टनर चंपक लाल दमानी के बीच दरार आ जाती है। इसके पीछे कारण यह था कि धीरू भाई के कहने पर रिलायंस कॉर्पोरेशन ने बड़ी मात्रा में सिंथेटिक धागों का स्टॉक कर लिया था। वहीं चंपकलाल इस स्टॉक को कम करना चाहते थे। इस तरह दोनों पार्टनर्स के बीच अधिक नहीं बन रही थी और चंपकलाल रिलायंस से अलग हो जाते हैं। चंपकलाल के शेयर्स को धीरू भाई और उनके भाइयों ने ही 6 लाख रुपए में खरीद लिया और इस तरह रिलायंस अब पूरी तरह अंबानी परिवार का हो गया। जल्द ही सिंथेटिक धागों की कीमतें बढ़ जाती हैं और रिलायंस को जमकर फायदा होता है। 1 साल के अंदर ही धीरू भाई ने सिंथेटिक धागे के व्यापार करने के अलावा रिलायंस को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी उतार दिया। अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए धीरू भाई को कुछ जमीन की तलाश थी, जिसे ढूंढने के लिए उनके बचपन के दोस्त कृष्णकांत वखरिया काम आते हैं। कृष्णकांत वखरिया ने ही धीरू भाई अंबानी को गुजरात के उस समय के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जसवंत मेहता की मदद से अहमदाबाद के नरोदा में जमीन दिलवा दी। इस जमीन पर धीरू भाई ने एक सिंपल सी फैक्ट्री बनवाई जिसमें मात्र 4 बुनाई मशीनें ही लगवाई गई। धीरे धीरे रिलायंस के सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। इस तरह साल 1967 में कंपनी ने 90 लाख रुपए की सेल की और 13 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। साल 1968 में धीरू भाई ने अपना घर भी बदल लिया और एलिट एरिया अल्टामाउंट रोड के एक कंफर्टेबल फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। धीरू भाई ने अपने इस प्रॉफिट को वापस अपनी फैक्ट्री में ही लगाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के 10 साल बाद यानी साल 1977 में रिलायंस का टोटल टर्नओवर
68 करोड़ रुपए पहुंच जाता है और उसका प्रॉफिट 10.5 करोड़ रुपए रहा। अब बॉम्बे में एस्टेब्लिश होने के बाद धीरू भाई सरकार की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काम आए उनके दोस्त और उनके साथ के बिजनेसमैन मुरली देवरा, जो बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उभर रहे थे। यहीं से धीरू भाई अंबानी एक बड़ा गेम करते हैं, जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। धीरू भाई और मुरली देवरा फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचते हैं और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर काटते हैं ताकि उनके इंपोर्ट लाइसेंस जल्दी जल्दी अप्रूव हो जाएं। धीरू भाई हर वो तरीका अपना रहे थे जिससे उनके बिजनेस में तेजी आए। लोअर लेवल के ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट और बाकी जो लोग रिलायंस को फायदा पहुंचाते थे, उन्हें धीरू भाई सूट और साड़ी के कपड़े अपनी फैक्ट्री का गिफ्ट देते थे। इसी तरह धीरे धीरे धीरू भाई ने बड़ी मात्रा में पॉलिटिकल डोनेशन देकर टॉप लीडर्स तक अपनी पहुंच बनाना भी स्टार्ट कर दिया। इस तरह इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी यशपाल कपूर से भी धीरू भाई का संपर्क हो जाता है, जिनके जरिए इंदिरा गांधी से भी मुलाकातें होना शुरू हो जाता है। धीरू भाई के पुराने परिचित बताते हैं कि धीरू भाई ने एक तरह से यशपाल कपूर को खरीद लिया था। बाद में उनके आर.के. धवन से भी अच्छे संबंध बन गए थे, जो पीएमओ में भी काम करते थे। इसके अलावा धीरू भाई ने बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं से भी संपर्क बनाया। ये सब संपर्क बाद में धीरू भाई के धंधे को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम आते हैं। धीरू भाई का साथ देने वाले शुरुआती लोगों में एक थे टी.ए. पाई। टी.ए. पाई की फैमिली सिंडिकेट बैंक चलाती थी। आगे टी.ए. पाई ही रिलायंस कंपनी के मेन फाइनेंसर बन जाते हैं। साल 1969 में इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया और इसके बदले टी.ए. पाई को मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज बना दिया। इससे धीरू भाई की किस्मत चमक जाती है। साल 1971 में धीरू भाई ने टी.ए. पाई को एक स्कीम के लिए तैयार कर लिया, जिसमें नायलॉन फैब्रिक के एक्सपोर्ट के एवज में पॉलिस्टर का धागा इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी जाएगी। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा सरकार ने साल 1971 में हायर यूनिट वैल्यू स्कीम की शुरुआत कर दी। इस स्कीम में सरकार ने अनुमति दे दी कि अगर कोई नायलॉन फैब्रिक को एक्सपोर्ट करता है तो इसके बदले पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न का इंपोर्ट कर सकता है। यह इसलिए किया जाता था ताकि भारत का पैसा बाहर ना जाए और जब हम कुछ बेचें तभी कुछ खरीदने की अनुमति उस समय दी जाए। इस स्कीम का नाम याद रखें क्योंकि इस स्कीम ने रिलायंस कंपनी का भाग्य बदला। यहां दो खेल हुए। पहला आरोप इंदिरा सरकार पर यह लगा कि यह स्कीम धीरू भाई अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। दूसरा, इस स्कीम की पब्लिसिटी नहीं की गई ताकि कोई और कंपटीटर ना आ जाए। दरअसल उस समय भारत में पॉलिस्टर की कीमतें इंटरनेशनल प्राइस से 7 गुना ज्यादा थी। भारत के लोग पॉलिस्टर के लिए विदेश से आने वाले पॉलिस्टर पर ही निर्भर थे, लेकिन पॉलिस्टर को विदेश से तभी खरीदा जा सकता था जब आप विदेशी लोगों के लिए नायलॉन बेचें। लेकिन हमारे देश से नायलॉन कोई क्यों खरीदेगा जब उन्हें विदेश में ही सस्ता मिल जाता है। भारत के नायलॉन के विदेश में कोई ज्यादा खरीदार नहीं थे। यहां आरोप लगते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने फर्जी तरीके से दिखाया कि वे नायलॉन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पॉलिस्टर खरीद सकें और उसे भारत में औने पौने दामों में बेच सकें। एक थ्योरी यह भी है कि धीरू भाई इस एक्सपोर्ट को विदेश में बेचते हैं, लेकिन वहां कोई विदेशी खरीदार नहीं है, बल्कि वे खुद ही अपने सामान को खरीद रहे थे। वे हवाला के जरिए विदेश में बैठे फर्जी बायर्स को अपने पैसे भेजते, जो इस पैसे से उनके द्वारा किए जाने वाले एक्सपोर्ट का सामान खरीद लेते थे और इस एक्सपोर्ट को सिंगापुर या दुबई के किसी फ्री पोर्ट पर भेज दिया जाता था ताकि कस्टम ड्यूटी बच सके और यहां सस्ते में इसे बेच दिया जाता, या घाट पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता, या समंदर में फेंक दिया जाता। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिस्टर को खरीदने की अनुमति मिल सके। धीरू भाई विदेश से खरीदे गए इस पॉलिस्टर को भारत में 600% से भी अधिक कीमतों पर बेचते थे। यानी अपना खुद का ही एक्सपोर्ट किया हुआ माल समुद्र में फेंकने के बाद भी धीरू भाई को पॉलिस्टर के बिजनेस में 425% तक का प्रॉफिट हो जाता था। जब तक इंदिरा सरकार चली, हायर यूनिट वैल्यू स्कीम भी चलती रही और धीरू भाई देश में पॉलिस्टर के मेन इंपोर्टर बन गए। हालांकि इमरजेंसी के बाद हुए साल 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, लेकिन जाते जाते भी इंदिरा सरकार आरईपीज लाइसेंस पर कस्टम ड्यूटी माफ करके धीरू भाई को 3.75 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा गई। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी के बाद जनता पार्टी के मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। शुरुआत में जनता पार्टी की सरकार में भी धीरू भाई अच्छा करते रहे और उन्हें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बेटे कांतिलाल देसाई से हेल्प भी मिलती रही। लेकिन 22 अगस्त 1977 के दिन जनता पार्टी में कॉमर्स मिनिस्टर मोहन दरिया ने अचानक से हायर यूनिट वैल्यू स्कीम को कैंसिल कर दिया और हर आरईपीज लाइसेंस होल्डर को एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी। इससे पॉलिस्टर के लाइसेंस के दाम गिर जाते हैं। रिलायंस ने दोबारा से कम प्रीमियम पर लाइसेंस खरीद लिए, बड़ी मात्रा में खरीद लिए। इसके 11 दिन बाद यानी 2 सितंबर 1977 को एक बार फिर
पुरानी स्कीम को चालू कर दिया गया। इसमें भी कमाल की बात यह रही कि 22 अगस्त से 2 सितंबर 1977 के बीच का जो 11 दिन का टाइम पीरियड था, इसमें भी रिलायंस को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इन 11 दिनों को धीरू भाई का 11 डे वंडर भी कहा जाता है। हालांकि साल 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब इसे बंद कर दिया। यहां यह जानना जरूरी है कि साल 1977 तक, यानी इंदिरा गांधी के सत्ता में रहने तक, रिलायंस की फैक्ट्री में बनाए जाने वाले 60 से 70% फैब्रिक कथित तौर पर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, यानी उन्हें देश से विदेश में बेचा जा रहा था। लेकिन जैसे ही हाई यूनिट वैल्यू स्कीम जब बंद हुई तो ये एक्सपोर्ट भी बंद हो जाता है। ये कैसे हो सकता है कि अगर रिलायंस के फैब्रिक के विदेश में इतने अधिक खरीदार थे कि 60 से 70% फैब्रिक विदेश में ही बिक रहा था, और तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इधर भारत में कोई सरकारी स्कीम बंद हो गई और ये सब विदेशी खरीदार गायब हो गए, उनकी सब जरूरतें अब रह ही नहीं गई। इससे यह आइडिया मिलता है कि रिलायंस की नरोदा फैक्ट्री द्वारा ये एक्सपोर्ट्स फर्जी हो सकते हैं और ये हाई यूनिट स्कीम के कारण ही किए जा रहे थे, और जैसे ही ये स्कीम बंद हुई तो ये एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। हालांकि हाई यूनिट वैल्यू स्कीम के समय धीरू भाई ने ये फर्जी एक्सपोर्ट किए या नहीं किए, ये कभी प्रूव नहीं हो सका। इस बीच अक्टूबर 1977 में रिलायंस ने पहली बार अपने शेयर पब्लिक कर दिए, यानी अब कोई भी पैसे इन्वेस्ट करके रिलायंस कंपनी में शेयर खरीद सकता था। रिलायंस ने 10 रुपए पर शेयर की कीमत पर कुल 28 लाख इक्विटी शेयर्स पब्लिक किए। जनवरी 1978 में रिलायंस बॉम्बे और अहमदाबाद के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। आगे पॉलिटिकल कनेक्शंस और शेयर मार्केट ने अंबानी की किस्मत बदल दी। आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही आप भी ब्लिंक एक्स बाई जेएम फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से अपनी शेयर मार्केट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक रिलायबल और कॉस्ट एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। ब्लिंक एक्स एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहां आपको फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स का ऑप्शन मिलता है। ये कॉल्स आपको डिटेल में समझाती हैं कि कब ट्रेड स्टार्ट करना है, कब एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट्स क्या होने चाहिए। ये सब सलाहें एक्सपर्ट रिसर्च पर बेस्ड होते हैं ताकि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग को लेकर बेस्ट डिसीजंस ले सकें। ब्लिंक एक्स पर आपको 3 प्लान मिलेंगे, एक सिर्फ 249 रुपए में 2 महीने का प्लान, 599 रुपए में 6 महीने का प्लान और 1 साल का प्लान मात्र 899 रुपए में। इन सभी प्लान पर एनएसई एफएनओ, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी जीरो ब्रोकरेज के साथ। इसके अलावा ब्लिंक एक्स पर आपको सारे एडवांस टूल्स फ्री मिलते हैं, जैसे टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ये सब आपको एक ही ऐप पर मिल जाते हैं। तो अपनी ट्रेडिंग को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए आज ही ब्लिंक एक्स ट्राई करें। आप सबके लिए मैंने ब्लिंक एक्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। हेमिस मैकडोनाल्ड अपनी किताब महाभारत इन पॉलिस्टर में लिखते हैं कि धीरूभाई अंबानी की इंदिरा सरकार में अच्छी पड़ रही थी, इसलिए धीरूभाई ने मोरारजी देसाई की सरकार गिराने में हेल्प करने का प्लान बनाया। धीरूभाई ने अपने रिसोर्सेज यानी जितने भी उन पे संसाधन थे वो सारे इंदिरा गांधी के पीछे लगा दिए। जनता पार्टी को तोड़ने में भी धीरूभाई का रोल कैश के सूटकेस प्रोवाइड करना था। इससे इंदिरा गांधी के साथ उनका रिलेशन काफी मजबूत होता है और उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की बेजोड़ ताकत मिल जाती है। जनता पार्टी में फूट के कारण साल 1980 के चुनावों में इंदिरा गांधी दोबारा से बहुमत के साथ पावर में लौट आती हैं। इंदिरा की वापसी के जश्न में गुजरात के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली के अशोका होटल में पहली बड़ी पार्टी रखी, जिसके लिए पूरा पैसा धीरूभाई ने दिया। इस पार्टी में इंदिरा गांधी 2 घंटे तक मंच पर बैठकर अपने शुभचिंतकों से मिलती रहीं और इस पूरे समय में धीरूभाई इंदिरा गांधी के साथ रहे। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के साथ ही धीरूभाई अंबानी का गोल्डन पीरियड भी शुरू हो गया। साल 1979 में धीरूभाई की कंपनी रिलायंस इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जैसे तैसे आई थी, लेकिन 5 साल के भीतर ही यानी इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही साल 1984 में रिलायंस कंपनी देश की टॉप 5 कंपनीज में आ जाती है। अक्टूबर 1980 में रिलायंस को पॉलिस्टर के धागे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंदिरा सरकार के द्वारा दिए गए कुल 3 लाइसेंस में से 1 लाइसेंस मिल जाता है। उसमें पॉलिस्टर धागे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस के लिए कुल 43 कंटेस्टेंट्स थे यानी उम्मीदवार थे, लेकिन रिलायंस ने बिरला समेत कई एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हाउसेज को पीछे छोड़कर लाइसेंस हासिल कर लिया। रिलायंस के पहले पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 18 महीने के अंदर तैयार कर लिया गया और नवंबर 1982 में इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहां एक बार फिर रिलायंस को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। रिलायंस का पॉलिस्टर प्लांट शुरू होने के मात्र 3 वीक बाद ही यानी 23 नवंबर 1982 के दिन इंदिरा सरकार ने पॉलिस्टर के धागों पर 15,000 रुपए पर टन की एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी।
इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब भारत का कोई भी व्यापारी अगर भारत से बाहर से पॉलिस्टर खरीदेगा यानी इंपोर्ट करेगा तो उसे अब 5,000 रुपए पर टन एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इस कारण वे भारत के अंदर ही पॉलिस्टर खरीदने को मजबूर होंगे, मतलब रिलायंस से खरीदने को मजबूर होंगे। इधर रिलायंस ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद अपने पॉलिस्टर के प्राइसेज बढ़ा दिए, मतलब यहां भी रिलायंस को फायदा ही फायदा मिला। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी सरकार के आने से धीरू भाई की किस्मत पलट रही थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ धीरू भाई की दोस्ती प्रणब मुखर्जी से भी थी, जो इंदिरा सरकार में फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी ने लाइसेंस कैपेसिटी से भी अधिक प्रोडक्शन करने की परमिशन रिलायंस को दे दी, जिससे रिलायंस को फायदा होता है। रिलायंस को प्रणब मुखर्जी की फाइनेंस मिनिस्ट्री से और भी कई फायदे मिले, जैसे रिलायंस इंडिया की सबसे फेमस जीरो टैक्स कंपनी थी और उसने कभी अपने प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं दिया। रिलायंस अपने एक्सपेंशन और कर्ज की कॉस्ट को डिडक्ट करवाकर अपना टैक्स बचा लेती थी। यानी 1977 में शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद से लेकर 1996 तक रिलायंस जीरो टैक्स कंपनी रही और इसने कोई टैक्स नहीं दिया। 1996-97 में जब 12% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का रूल आया तब रिलायंस ने पहली बार टैक्स दिया। इन सब तिकड़मों से रिलायंस के शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। इंदिरा के राज में यानी कि 1979 से 1984 के बीच ही रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स की संख्या 8 गुना बढ़ गई, 800% बढ़ गई। इस दौरान रिलायंस की सेल भी 4.5 गुना बढ़कर 1.55 अरब रुपए से 7.11 अरब रुपए हो गए। धीरूभाई की तरक्की इतनी ज्यादा हुई कि वे इन्वेस्टर्स को दिल खोलकर डिविडेंड्स और 25% से भी ज्यादा रिटर्न देने लगे। रिलायंस के शेयर की बढ़ती कीमत से शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा हुआ। साल 1978 में रिलायंस के शेयर लॉन्च होने के समय जो एक शेयर 10 रुपए की कीमत का मिल रहा था, वही शेयर साल 1982 में 186 रुपए के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। मात्र कुछ साल के भीतर ही धीरूभाई एक नए शिखर पर पहुंच गए। मैगजीन्स के कवर्स पर धीरूभाई की तस्वीरें छपने लगी। इसी साल धीरूभाई ने रिलायंस का और अधिक एक्सपेंशन किया और कंपनी ने प्योरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड यानी पीटीए का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने वाली रिलायंस इंडिया की पहली कंपनी बन गई। शेयर्स के प्राइस बढ़ने से रिलायंस को शेयर मार्केट से आसानी से फंड मिल जा रहा था। लाखों लोग रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू और अधिक बढ़ाने के लिए धीरूभाई ने खुद ही अपने शेयर खरीदना शुरू कर दिया और उनके प्राइसेज बढ़ाना शुरू कर दिया। ये काम सेल कंपनीज के थ्रू किया जा रहा था। इन सेल कंपनीज में मोस्टली रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी यानी विनोद अंबानी कॉमन थे। इन सेल कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे और अहमदाबाद के रिलायंस के ऑफिस में ही होता था, लेकिन नेम प्लेट नहीं होती थी क्योंकि ये फर्जी कंपनियां होती थी। सेल कंपनीज के अलावा धीरूभाई ने दूसरे सोर्सेज से भी पैसे लगवाकर भी अपने शेयर्स के प्राइस बढ़वाए। इन सोर्सेज में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई, जो कि एक सरकारी एजेंसी थी, वो सबसे इंपोर्टेंट था। यूटीआई के चेयरमैन मनोहर जे फेरवानी और धीरूभाई क्लोज थे। यूटीआई ने रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे दोनों को फायदा हुआ। रिलायंस के शेयर्स का प्राइस बढ़ता गया, इससे धीरूभाई को फायदा हुआ और प्राइसेस बढ़ने के कारण यूटीआई के इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ी। जो काम आज एलआईसी के द्वारा किया जा रहा है, वो कभी यूटीआई के द्वारा किया जा रहा था। माना जाता है कि रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ाने में हर्षद मेहता का भी हाथ था। हर्षद मेहता पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे अभी तक लाखों लोगों ने देखा है। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज वीडियो बनाने तक हो चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धीरूभाई ने नेताओं के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी पर भी अपनी पकड़ बना ली थी। उनकी हर किसी को सलाम करने का जो उनका एटीट्यूड था और जूनियर स्टाफ और न्यू कमर्स की जो मदद करने की उनकी आदत थी, वो उनके बिजनेस में बड़ी काम आई। 1980 की शुरुआत तक धीरूभाई की पॉलिटिक्स, मिनिस्ट्रीज या फाइनेंशियल सर्कल में बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बन चुके थे। एक बड़ा नेटवर्क बन चुका था। पहले वो गुडविल क्रिएट करने के लिए या अच्छा व्यवहार रखने के लिए सूट देते थे, साड़ी देते थे और बाद में प्रोमोटर्स कोटा से रिलायंस के शेयर भी देने लगे थे। धीरूभाई इसे बहुत बड़े लेवल पर कर रहे थे। उनकी इस कला के कारण पीएमओ ऑफिस और होम मिनिस्ट्री तक में उनके फ्रेंड्स बन चुके थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में इंपोर्टेंट फाइल्स पर साइन होने से पहले ही धीरूभाई को जानकारी मिल जाती थी। सरकारी पॉलिसीज का बेनिफिट लेने के लिए धीरूभाई बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट पर अपॉइंटमेंट तक को इन्फ्लुएंस करने लगे। 23 नवंबर 1985 को बॉम्बे की वीकली टैब्लॉइड ब्लिट्ज ने एक सेंसेशनल कवर स्टोरी पब्लिश की, जिसका टाइटल था बिग 3 इन महा पॉलिस्टर वॉर। इस वॉर में शामिल थे धीरूभाई अंबानी और के सिल्क मिल्स के कपल मेहरा और बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया। धीरूभाई की जो मेन बैटल थी वो बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया से थी, जो पारसी कम्युनिटी से आते थे। पारसी कम्युनिटी से आने वाली वाडिया फैमिली बॉम्बे और टेक्सटाइल के बिजनेस में अच्छी तरह से स्टैब्लिश थी और उनकी कंपनी बॉम्बे डाइंग 1879 से ही टेक्सटाइल से रिलेटेड काम कर रही थी और उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी। वाडिया फैमिली के कनेक्शंस भी अच्छे थे। नुस्ली वाडिया के नाना मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे। इसके साथ ही उनके कई इन्फ्लुएंशियल
फ्रेंड्स भी थे, जिनमें रतन टाटा और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बनाने वाले रामनाथ गोयनका शामिल थे। टाटा परिवार नुस्ली वाडिया की रिश्तेदारी में भी आता था, जिसका जिक्र हमने टाटा वाली वीडियो में भी बताया है। इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस तरह नुस्ली वाडिया और धीरूभाई में पॉलिस्टर के धागों के रॉ मटेरियल यानी कि डीएमटी और पीटीए को लेकर एक बिजनेस वॉर चल रहा था। डीएमटी और पीटीए, इन दोनों शॉर्ट फॉर्म्स को आप याद रखें, आगे इस वीडियो को समझने में ये दोनों काम आएंगे। डीएमटी और पीटीए ये दोनों पॉलिस्टर के धागे बनाने के रॉ मटेरियल होते हैं। नुस्ली वाडिया की कंपनी बॉम्बे डाइंग को दिसंबर 1978 में यानी जनता पार्टी की सरकार में डीएमटी प्लांट के लिए सरकार की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जल्दी चली गई। हेमिस मैकडोनाल्ड अपनी किताब महाभारत इन पॉलिस्टर में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार आने पर संजय गांधी ने उनसे इस लाइसेंस के बदले डोनेशन मांगा, लेकिन नुस्ली वाडिया ने डोनेशन देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह यह काम नहीं करते। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही संजय गांधी की मौत हो गई, इसलिए नुस्ली वाडिया ने राजीव गांधी से कांटेक्ट किया। राजीव गांधी ने नुस्ली वाडिया से कहा कि वे उनके साथ न्याय करेंगे। इस तरह राजीव गांधी की मदद से जुलाई 1981 में बॉम्बे डाइंग को डीएमटी प्लांट के लिए लाइसेंस मिल जाता है। इसी समय धीरूभाई अंबानी भी पॉलिस्टर के धागे बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे और उन्हें भी ये लाइसेंस मिल जाता है और नवंबर 1982 से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। दरअसल पॉलिस्टर डीएमटी से बनता है, ऐसे में डीएमटी प्लांट का लाइसेंस पहले मिलने के बाद नुस्ली वाडिया ऐसी पोजीशन में आ गए जहां से वे धीरूभाई जैसी ही ट्रिक्स अपनाकर रिलायंस से डीएमटी का ज्यादा पैसा वसूल कर सकते थे, क्योंकि धीरूभाई उनके डीएमटी प्लांट पर डिपेंडेंट होने वाले थे। लेकिन नुस्ली वाडिया की बॉम्बे डाइंग का डीएमटी प्लांट लगने में देरी होने लगी। हेमिस मैकडोनाल्ड अपनी किताब महाभारत इन पॉलिस्टर में बताते हैं कि इसमें कुछ हाथ अधिकारियों का भी रहा, उन्होंने इसे अटका कर रखा और बाद में वे अधिकारी रिलायंस में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर नौकरियां भी पाने में सफल रहे। यानी उन्होंने रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए नुस्ली वाडिया की कंपनी को लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन उसे बनवाने में देरी की। इस बीच 1984 में रिलायंस का पीटीए प्लांट लगाने का लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया। पीटीए डीएमटी का अल्टरनेटिव था। पीटीए प्लांट के जरिए रिलायंस बॉम्बे डाइंग पर अपनी डिपेंडेंस की काट निकाल रहा था। उस समय देश में कोई पीटीए नहीं बना रहा था। अप्रैल 1985 में बॉम्बे डाइंग के डीएमटी प्लांट ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके स्टार्ट होते ही प्रेस में इसके खिलाफ नेगेटिव खबरें आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बॉम्बे डाइंग के डीएमटी प्लांट को कबाड़ बताया जाने लगा और डीएमटी के बारे में कहा गया कि इसके दिन चले गए हैं, अब इसके मॉडर्न अल्टरनेटिव पीटीए का समय आ गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स उन जर्नलिस्ट ने छापी जो रिलायंस के करीबी थे। इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उनके बेटे राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के चंद घंटे बाद ही राजीव ने पीएमओ से आर.के. धवन को बर्खास्त कर दिया। फिर उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भी हटाकर वीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इस तरह अंबानी के दो फ्रेंड्स सत्ता से दूर हो जाते हैं। इसी बीच 29 मई 1985 को राजीव सरकार ने पॉलिस्टर बनाने वाले रॉ मटेरियल पीटीए को भी कंट्रोल्ड इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया, जिससे इसका इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। हालांकि धीरूभाई को इससे खास दिक्कत नहीं हुई। सरकार ने 90 दिन के अंदर पीटीए इंपोर्ट्स करने देने की रियायत दी थी और धीरूभाई ने इसका खूब फायदा उठाया। रिलायंस ने 29 मई को सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने तक 1,14,000 टन पीटीए के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रखे थे, जो 1986 के अंत में शुरू होने वाले उसके खुद के पीटीए प्लांट के शुरू होने तक कंपनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन इसमें एक झोल भी था। 27 मई से 29 मई को नई पॉलिसी जारी होने के कुछ घंटे पहले तक रिलायंस ने पीटीए इंपोर्ट करने के लिए कई लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए थे। इससे लगा कि रिलायंस को यह जानकारी मिल गई थी कि पॉलिसी में कुछ चेंज होने वाला है। सरकार इससे गुस्से में आ जाती है और उसने रिलायंस से कह दिया कि 90 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर यानी 30 सितंबर तक 1,14,000 टन पीटीए इंपोर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रिलायंस 30 सितंबर तक केवल 14,000 टन पीटीए ही इंपोर्ट कर पाई और बाकी 1 लाख टन को लेकर सरकार के खिलाफ कोर्ट में चली गई। इस मुकदमेबाजी के बीच रिलायंस प्रेस में बॉम्बे डाइंग के सेकंड हैंड प्लांट में बन रही डीएमटी के अगेंस्ट नेगेटिव खबरें फैलाती रही। ऐसी इमेज बनाई गई कि बॉम्बे डाइंग अपने पुराने प्लांट में बहुत खराब माल बना रहा है। हालांकि इस बीच धीरूभाई खुद भी फंसते जा रहे थे। एक तो पीटीए इंपोर्ट्स को लेकर उनका केस चल रहा था, दूसरी तरफ 26 अक्टूबर 1985 को खबर आई कि सीबीआई ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि क्या पीटीए को रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट लिस्ट में डालने का फैसला पहले से ही रिलायंस को लीक कर दिया गया था।
3 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1985 के दिन कल्याण जिले के असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ने रिलायंस को नोटिस जारी करते हुए दावा किया कि उसने प्रोडक्शन कम बताकर और वेस्ट के बारे में गलत जानकारी देकर 27.23 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी की चोरी की है। यह उस समय इंडिया की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक्साइज चोरी का सबसे बड़ा आरोप था। इसी समय इस पॉलिस्टर महाभारत में एंट्री होती है इंडियन एक्सप्रेस के लेजेंडरी मालिक सेठ रामनाथ गोयनका की। रामनाथ गोयनका कांग्रेस के क्रिटिक थे और उनका झुकाव जनसंघ की तरफ था यानी आरएसएस की तरफ था, इसलिए वे अपोजिशन के रूल में सबसे ज्यादा खुश रहते थे। दूसरी तरफ रामनाथ गोयनका नुस्लीवाड़िया के क्लोज फ्रेंड भी थे और उनके बेटे की तरह बन गए थे। अक्टूबर 1985 में रामनाथ गोयनका ने नुस्लीवाड़िया से पूछा कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। वाड़िया ने कुछ खास जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी ने प्रेस और खुद एक्सप्रेस ग्रुप के न्यूज़पेपर्स में बॉम्बे डाइंग के अगेंस्ट चल रहे मीडिया कैंपेन के बारे में बता दिया। रामनाथ गोयनका ने तब तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन बॉम्बे डाइंग के हेड ऑफिस जाकर वाड़िया से प्रॉमिस किया कि वे रिलायंस के सोर्स से बॉम्बे डाइंग के खिलाफ चल रही खबरों पर क्रैकडाउन करेंगी। उस वक्त गोयनका न केवल एक्सप्रेस ग्रुप के मालिक थे बल्कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के चेयरमैन भी थे। इसके बाद गोयनका धीरूभाई से मिलते हैं और उन्होंने ये मुद्दा उठाया। हेमिस मैकडॉनल्ड की किताब महाभारत इन पॉलिस्टर के हिसाब से गोयनका के 2 करीबियों के अनुसार धीरूभाई ने एडमिट किया कि वे फेवरेबल प्रेस के लिए अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हैं। उन्होंने गोयनका से कहा कि मेरे पास एक सोने की चप्पल है और एक चांदी की, आगे वाला कौन है यह देखकर मैं या तो उसे सोने की चप्पल से मारता हूं या चांदी की चप्पल से। एक दूसरा वर्जन यह भी है कि धीरूभाई ने कहा था कि हर किसी की एक कीमत होती है, लेकिन बाद में वे इससे मुकर गए और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन यह मीटिंग धीरूभाई के जीवन की सबसे बड़ी ब्लंडर और मिस जजमेंट थी। रामनाथ गोयनका ने हर कीमत पर धीरूभाई और रिलायंस को एक्सपोज करने की कसम खा ली। इस काम के लिए उन्होंने स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को चुना, जो उनकी तरह ही आरएसएस बैकग्राउंड वाले सीए थे। गुरुमूर्ति को एक्सप्रेस ग्रुप के सारे रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं ताकि वे धीरूभाई अंबानी को एक्सपोज कर सकें। तभी फरवरी 1986 में धीरूभाई को अचानक से स्ट्रोक आ जाता है, जिससे उनकी राइट साइड पार्सली पैरालाइज्ड हो जाती है। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़ता है और कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी उनके 2 बेटों मुकेश और अनिल पर आ जाती है, जो उस समय मात्र 29 और 27 साल के थे। अब रामनाथ गोयनका के इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस के खिलाफ एक के बाद एक बड़े बड़े एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। ये सब एक्सपोज एस गुरुमूर्ति कर रहे थे और रिपोर्ट्स उनके नाम की बायलाइन के साथ ही पब्लिश होती थी। गुरुमूर्ति ने डेट और एनआरआई शेयर इन्वेस्टमेंट स्कीम आदि पर रिलायंस के अगेंस्ट कई रिपोर्ट्स की। एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मथुरा रिफाइनरी में 1,50,000 टन पर ईयर का पीटीए प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन रिलायंस के इतनी ही कैपेसिटी के पीटीए प्लांट के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देने के बाद मथुरा की रिफाइनरी के पीटीए प्लांट को 75,000 टन का कर दिया गया और रिलायंस को 75,000 टन के प्लांट का लाइसेंस दे दिया गया। इसका विरोध करने वाले सेक्रेटरी का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन गुरुमूर्ति यही नहीं रुकते, बल्कि 15 मई 1986 से उन्होंने 3 पार्ट सीरीज रिलायंस लोन मेला पब्लिश की, जिसमें रिलायंस पर बैंकों से करोड़ों रुपए स्मगल करके सरकारी पैसे को अपने प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। आगे 11 से 14 जून के बीच पब्लिश की गई 4 पार्ट सीरीज में गुरुमूर्ति ने नॉर्दर्न यूरोप के ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आने वाले टापू आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड सेल कंपनीज के जरिए किए गए गड़बड़झाले को फिर से हाईलाइट किया। 3 महीने के अंदर ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स का असर दिखने लगा और धीरूभाई कई फ्रंट्स पर घिर गए। आरबीआई ने रिलायंस लोन मेला की जांच करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही स्मॉल शेयर होल्डर्स ने रिलायंस पर केस कर दिया। पीटीए इंपोर्ट्स की पॉलिसी लीक होने को लेकर सीबीआई की जांच पहले से ही चल रही थी और इस तरह धीरूभाई चारों तरफ से घिर गए। हालांकि मुकेश अंबानी और फिर खुद धीरूभाई के रामनाथ गोयनका से अपील करने पर रिलायंस के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस का कैंपेन कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन अब तक बाकी मीडिया पब्लिकेशंस रिलायंस पर अटैक करते रहे। 5 जुलाई को टैबलॉइड ब्लिट्ज ने रिपोर्ट पब्लिश की कि सरकारी कैनरा बैंक ने पीटीए इंपोर्ट के लिए रिलायंस को एक फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर दिया था, ताकि रिलायंस पॉलिसी चेंज से पहले ही ज्यादा से ज्यादा पीटीए इंपोर्ट कर सके। इसके बाद आरबीआई ने रिलायंस लोन मेला पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दे दी, जिसमें बड़ी धांधली सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया कि 1985 में 9 बैंक्स ने रिलायंस के शेयर्स की सिक्योरिटी पर रिलायंस से जुड़ी कुल 63 कंपनियों को करीब 60 करोड़ रुपए का लोन दिया है। बैंक्स ने यह भी नहीं देखा कि ये कंपनियां लोन वापस चुका सकती हैं या नहीं। कई कंपनियां तो नई खुली थी और उनके पास बस 1,000 और 10,000 रुपए की कैपिटल थी, जबकि उन्हें लोन 95 लाख रुपए तक का दे दिया गया। ये सब खबरें मीडिया में सामने आने के बाद रिलायंस के शेयर्स की प्राइस अब नीचे गिरने लगती है। इस बीच गुरुमूर्ति ने इंडियन
इंडियन एक्सप्रेस में रिलायंस के अगेंस्ट एक और सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश कर दी और रिलायंस पर अब तक का सबसे बड़ा और सीरियस एलिगेशन लगा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रिलायंस ने 1985 और 86 में अपने अप्रूव्ड पॉलिस्टर प्लांट्स के साथ छिपाकर 1 अरब रुपए का एक और प्लांट स्मगल किया था। उस वक्त इंडिया में कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था और टैक्स देना होता था। रिलायंस को एक प्लांट की परमिशन मिली थी, लेकिन वो उसके बहाने ज्यादा मशीन मंगा लेता था और फिर उससे एक और दूसरा प्लांट बना लेता था। गुरुमूर्ति ने कहा कि यह रिलायंस द्वारा स्मगलिंग का पहला मामला नहीं है, बल्कि तीसरा मामला था। इससे पहले कंपनी 1982 में भी अप्रूव्ड कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी का प्लांट और 1985 में बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स के नाम पर एक एडिशनल यार्न प्लांट स्मगल कर चुकी है। आगे इस खबर के एक फॉलो अप आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया कि इस स्मगलिंग के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी ऐसे चेंजेस हुए जो रिलायंस को सूट करते थे या उसे फायदा पहुंचाते थे। ये रिपोर्ट्स पब्लिश होने के बाद 20 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट की 6 ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स की टीम रिलायंस की फैक्ट्री पर आदम की और चेक किया कि यहां कौन सी मशीन लगी हुई है। 22 अगस्त को भी ये जांच टीम बॉम्बे के कस्टम्स हाउस में रिलायंस के रिप्रेजेंटेटिव से द्वारा मिलती है। इसके बाद भी कई मीटिंग्स हुई, लेकिन ये जांच टीम रिलायंस के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होती। रिलायंस ने इक्विपमेंट्स की सटीक जानकारी देने से भी इनकार कर दिया था। इन जांच अधिकारियों की रिपोर्ट्स के बाद बॉम्बे कस्टम्स ने रिलायंस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस तरह रिलायंस पर 5 गुने के बराबर फाइन देने, स्मगल मशीन जब्त होने और उसके अधिकारियों पर केस होने का खतरा मंडराने लगा। धीरूभाई अंबानी कांग्रेस और सरकार में अपने फ्रेंड से भी हेल्प नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे खुद भी बचते फिर रहे थे। दूसरी तरफ राजीव गांधी पुराने कांग्रेसियों के उनके खिलाफ बगावत करने की रिपोर्ट्स पढ़कर अप्रैल 1986 में प्रणब मुखर्जी को पार्टी से बाहर निकाल चुके थे। जब धीरूभाई की धांधलियों की तस्वीर उजागर होने लगी तो राजीव को लगा कि स्मगल फैक्ट्रीज और उनके लिए हवाला के जरिए किया गया पेमेंट धीरूभाई पर केस करने के लिए बेस्ट केस है। इसलिए राजीव गांधी इंडियन एक्सप्रेस के गुरुमूर्ति से खुद पूरी कहानी सुनना चाहते थे। इस तरह गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट मोहम्मद यूनिस ने गुरुमूर्ति से बात की और पूरे केस को समझा। इधर राजीव सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने ब्लैक इकोनॉमी के खिलाफ वॉर छेड़ रखी थी और भूरेलाल को डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बना दिया, यानी ईडी का डायरेक्टर बना दिया। इस तरह 1986 की शुरुआत से भूरेलाल भी धीरूभाई पर अटैक करने वालों में शामिल हो जाते हैं। इस बीच गुरुमूर्ति को वाशिंगटन बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द फेयरफैक्स ग्रुप के बारे में पता चलता है और उन्होंने वहां जाकर गोइंका के बिहाफ पर फेयरफैक्स के फाउंडर माइकल हर्समैन से बात की। अब गोइंका के इनविटेशन पर हर्समैन 15 नवंबर 1988 को दिल्ली आए और यहां उन्होंने भूरेलाल से उन्हें मिलवाया गया। डील हुई कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के कारण रिलायंस से जितना पैसा रिकवर होगा उसका 20% उन्हें दिया जाएगा। इधर धीरूभाई को अब अपने लिए दिल्ली के दरवाजे खोलने की जरूरत महसूस होने लगी, जो 1985 में राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद बंद हो गए थे। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. To the Constitution of India. अब सवाल यह था कि राजीव को कैसे मनाया जाए। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 1986 में अमिताभ बच्चन के जरिए धीरूभाई और राजीव गांधी के बीच एक मीटिंग अरेंज की गई। राजीव के साथ अपनी पहली मीटिंग में धीरूभाई ने राजीव गांधी से ब्लंटली कहा कि उनके पास उनकी स्वर्गीय माताजी के बिहाफ पर बहुत सारा फंड रखा हुआ है और वे जानना चाहते हैं कि वे उसका क्या करें। धीरूभाई ने मीटिंग में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को लेकर भी अपने प्लान्स रखे और बताया कि वे कैसे राजीव के हाई टेक इंडिया के विजन से मैच करते हैं और उसमें कैसे वे मदद कर सकते हैं देश का विकास करने के लिए। धीरूभाई अंबानी ये परसेप्शन पैदा करने में कामयाब रहे कि उनके दुश्मन राजीव के भी दुश्मन हैं। इसके लिए धीरूभाई अंबानी ने वीपी सिंह और अमिताभ बच्चन की अनबन का भी इस्तेमाल किया। बच्चन फैमिली और नेहरू फैमिली दोनों का होम टाउन इलाहाबाद था, जहां वे एक दूसरे के काफी क्लोज थे। अमिताभ बच्चन और राजीव साथ ही बड़े हुए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव के कहने पर ही अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आए, यानी कांग्रेस पार्टी में आए और 1984 का इलेक्शन भी लड़े। अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से सांसद चुनकर आए थे। इलाहाबाद सीट से ही वीपी सिंह भी सांसद बने थे और उनका जन्म भी इलाहाबाद में ही हुआ था। एक तरह से इलाहाबाद और यूपी अमिताभ बच्चन और वीपी सिंह दोनों के लिए एक कॉमन ग्राउंड था। अमिताभ की राजीव से नजदीकियां और राजनीति में आने जाने की उनकी संभावनाओं से वीपी सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच एक अनबन थी। जब राजीव सरकार में वित्त मंत्री वीपी सिंह की पॉलिसीज धीरूभाई के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, इस स्थिति में धीरूभाई ने अमिताभ बच्चन और वीपी सिंह की खराब इक्वेशंस का फायदा उठाया। धीरूभाई और राजीव के बीच हुई मीटिंग्स का असर भी देखने को मिला। 2 दिसंबर 1986 को सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि सीबीआई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या गुरुमूर्ति को सीक्रेट गवर्नमेंट पेपर्स की अनऑथराइज्ड एक्सेस दी गई थी। 21 दिसंबर को सीबीआई ने मद्रास में गुरुमूर्ति के ऑफिस पर छापा मार दिया और कई डॉक्यूमेंट्स साथ ले आई।
23 जनवरी 1987 के दिन राजीव गांधी ने अचानक से वीपी सिंह से फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी छोड़कर डिफेंस मिनिस्टर का पद संभालने के लिए कह दिया। कुछ दिन बाद यानी 10 या 11 मार्च 1987 की रात राजीव गांधी को 2 सनसनीखेज लेटर्स दिखाए जाते हैं। ये लेटर्स पीएमओ तक कैसे पहुंचे ये पता नहीं चला, लेकिन इन लेटर्स में ऐसा कुछ था जो राजीव के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इन लेटर्स में फेयरफैक्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने गुरुमूर्ति को अमिताभ बच्चन की स्विस प्रॉपर्टीज यानी स्विट्जरलैंड में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताया था और अमिताभ के भाई अमिताभ बच्चन के एनआरआई स्टेटस के बारे में पूछा था। इन लेटर्स में रामनाथ गोयनका, नुस्ली वाडिया और भूरेलाल आदि का नाम भी था। ये भूरेलाल वही थे जिन्हें वीपी सिंह ने डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी का डायरेक्टर बनाया था और जो धीरू भाई अंबानी पर कार्रवाइयां कर रहे थे। अब राजीव को लगने लगा कि वीपी सिंह और नुस्ली वाडिया उनकी मां के दुश्मन रहे। रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर उनके पुराने दोस्त अमिताभ बच्चन को टारगेट करके अंत में राजीव गांधी को ही निशाना बनाने की राजनीतिक साजिश कर रहे हैं। चूंकि इस मामले में अमेरिकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेयरफैक्स भी इन्वॉल्व थी और ये लेटर्स उसी से रिलेटेड थे, इसलिए मामला अब 2 देशों का हो गया। अब राजीव सरकार की तरफ से सीबीआई के डायरेक्टर मोहन काटरे को इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी का एंगल डालने को कहा गया। अब सीबीआई ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी से रिलायंस से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन की सारी फाइल्स ले ली। राजीव को लेटर मिलने के तुरंत बाद ही यानी 11 मार्च की रात 10:30 बजे ही भूरेलाल को ईडी के डायरेक्टर पद से हटा दिया जाता है और उनका ट्रांसफर करेंसी और कॉइनेज सेक्शन में कर दिया जाता है। 12 मार्च की रात 1:30 बजे सीबीआई की एक टीम गुरुमूर्ति के घर पर छापा मारकर उन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। 13 मार्च को सीबीआई ने दिल्ली में मौजूद इंडियन एक्सप्रेस के गेस्ट हाउस पर छापा मार दिया और यहां तोड़फोड़ की। उस समय रामनाथ गोयनका गेस्ट हाउस पर ही थे और नुस्ली वाडिया और कंट्रोवर्शियल हिंदू गॉडमैन यानी चंद्रा स्वामी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। सीबीआई की सर्च के बाद नुस्ली वाडिया और चंद्रा स्वामी को जाने दिया गया, लेकिन गोयनका वहीं रहे। जब सीबीआई के डिटेक्टिव्स उनके पेपर्स की जांच कर रहे थे तभी गोयनका को एक टेलीफोन कॉल आता है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी का था। धीरू भाई अंबानी ने गोयनका को हेल्प ऑफर की, लेकिन ये सुनकर गोयनका ने फोन को नीचे पटक दिया। वहीं सीबीआई ने गुरुमूर्ति को दिल्ली लाकर उनसे 48 घंटे तक लगातार पूछताछ की। इसमें से ज्यादातर सवाल अमिताभ बच्चन की टारगेटिंग्स को लेकर थे। अभी तक बाहर किसी को भी फेयरफैक्स के इन लेटर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए सीबीआई ने गुरुमूर्ति से कहा कि उसे 11 मार्च को एक विश्वसनीय इंफॉर्मेशन मिली है कि गुरुमूर्ति और बाकी लोग फॉरेन डिटेक्टिव एजेंसीज के कांटेक्ट में हैं और उन्हें गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन गुरुमूर्ति ने खाना और कपड़ा लाने वाले फ्रेंड्स के जरिए गोयनका तक ये खबर पहुंचा दी कि सरकार के पास कोई लेटर्स हैं। 17 मार्च को सीबीआई ने गुरुमूर्ति को दिल्ली के चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और यहां पहली बार यह जिक्र किया गया कि उसके पास एक लेटर है जिसमें लिखा है कि गुरुमूर्ति ने फेयरफैक्स को पेमेंट किया था। गुरुमूर्ति ने अपने डिफेंस में कहा कि फेयरफैक्स को भूरेलाल ने हायर किया था, उन्होंने नहीं। उन्होंने रिलायंस के बारे में मिली इंफॉर्मेशन का सोर्स यह कहते हुए बताने से इनकार कर दिया कि वे एक जर्नलिस्ट होने के कारण वो अपने सोर्स का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस दौरान 20 मार्च के दिन कलकत्ता के न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन ने फेयरफैक्स के पहले लेटर को पब्लिश कर दिया, जिसके बाद गुरुमूर्ति और गोयनका आदि को समझ आ गया कि दरअसल हो क्या रहा है। गोयनका को शक हुआ कि यह लेटर किसी अमेरिकन ने नहीं बल्कि इंडियन ने लिखा है। दूसरी तरफ फेयरफैक्स के फाउंडर माइकल हर्समैन और उनके डिप्टी मैकी ने कहा कि ये लेटर फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि वे इतने बेवकूफ तो कम से कम नहीं हैं, इतने अनप्रोफेशनल नहीं हैं कि ऐसी चीजें पेपर्स पर लिखेंगे। अब ये बात देश की संसद में भी पहुंच जाती है। पार्लियामेंट में कांग्रेस के मिनिस्टर्स और एमपीज ने वीपी सिंह को टारगेट किया और कहा कि उन्होंने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से लिंक वाली फॉरेन एजेंसी फेयरफैक्स को इन्वॉल्व करके नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि फेयरफैक्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका CIA के ऑपरेटिव भारत को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मामले की जांच के लिए जस्टिस MP ठक्कर और S नटराजन के अंडर एक इंक्वायरी कमीशन बना दी जाती है जिसे 3 महीने में ही अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 12 अप्रैल को वीपी सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने के लिए गए, लेकिन इस बार उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। इसलिए उसी दिन वीपी सिंह ने कांग्रेस सरकार में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
वीपी सिंह के इस्तीफा देने के 4 दिन बाद ही बोफोर्स स्कैम सामने आ जाता है, जिसमें आरोप लगा कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने 1.2 अरब डॉलर की तोप खरीद का इंडियन आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए इंडियन एजेंट्स और पॉलिटिशियंस को बड़ी रिश्वत दी थी। इस स्कैम में राजीव गांधी का भी नाम सामने आया, जिसके कारण वीपी सिंह और उनमें टकराव और अधिक बढ़ गया। अंततः जुलाई 1987 में कांग्रेस ने वीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकाल दिया। 30 नवंबर को गवर्नमेंट को ठक्कर नटराजन कमीशन की रिपोर्ट मिल गई, जिसका राजीव गांधी को बेसब्री से इंतजार था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वीपी सिंह ने भूरेलाल को अमेरिका की एक ऐसी डिटेक्टिव एजेंसी जिसमें सीआईए के कुछ पुराने अधिकारी भी काम करते थे, उसके साथ इंगेज होने की परमिशन देकर भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला है। इस कमीशन की रिपोर्ट के कंक्लूजन में कहा गया कि नुस्ली वाडिया ने इस मामले में एक्टिव रोल प्ले किया है और उन्होंने रिलायंस के साथ अपनी बिजनेस राइवलरी में, यानी उनकी बिजनेस की जो दुश्मनी है, उसमें भारत सरकार को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसी बीच दिसंबर 1988 में धीरू भाई ने ऐलान किया कि वे गुजरात के भरूच में एक ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो हर साल 60 लाख टन का प्रोडक्शन करेगी। अभी तक ऑयल रिफाइनरी का काम सरकारी या सरकार द्वारा कंट्रोल्ड कंपनीज के हाथों में ही होता था, इसलिए धीरू भाई को ऑयल रिफाइनरी के लिए परमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। धीरू भाई का कहना था कि आज नहीं तो कल सरकार को रियलाइज हो जाएगा कि वे अकेले इंडिया की बढ़ती हुई ऑयल रिफाइनिंग जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। हालांकि 6 महीने बाद ही सरकार ने धीरू भाई का एप्लीकेशन खारिज कर दिया। वहीं नुस्ली वाडिया की बॉम्बे डाइंग के साथ अब धीरू भाई और रिलायंस का पॉलिस्टर महाभारत पीटीए और डीएमटी से पैराक्सिलिन तक पहुंच गया, जिससे ये दोनों चीजें बनती हैं। 1988 तक रिलायंस का पीटीए प्लांट स्टार्ट हो चुका था, जो नेफ्था से पैराक्सिलिन बनाने लगा था। दूसरी तरफ बॉम्बे डाइंग को अपने डीएमटी प्लांट के लिए पैराक्सिलिन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। मार्च 1988 में सरकार ने पैराक्सिलिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 85% से 120% कर दी। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी पैराक्सिलिन का प्राइस $400 टन से बढ़कर $685 टन हो गया। बॉम्बे डाइंग पैराक्सिलिन का एकमात्र इंडियन इंपोर्टर था, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में पैराक्सिलिन की कीमतें बढ़ने और कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने के कारण दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। जुलाई 1988 में रिलायंस को एक और जीत मिली। रिलायंस के पातालगंगा में स्थित पैराक्सिलिन प्लांट को रिफाइनरी का स्टेटस मिल जाता है। इसका मतलब यह था कि अब रिलायंस पैराक्सिलिन बनाने के लिए जरूरी नेफ्था 1 लाख रुपए टन की बजाय 30,000 रुपए टन की कीमत पर खरीद सकती थी। दिलचस्प बात यह रही कि बॉम्बे डाइंग से जुड़ी नेशनल पेरोक्साइड को यह स्टेटस नहीं मिला, इसलिए धीरू भाई अंबानी अब इस रेस में आगे निकल गए। साल 1989 के अंत में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले धीरू भाई अंबानी को कांग्रेस के एक बड़े बैकर के तौर पर देखा जाने लगा। सरकार में धीरू भाई के फ्रेंड्स की वापसी होने लगी थी। मार्च 1989 में आर.के. धवन की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दोबारा वापसी होती है, जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल मैनेजर और धीरू भाई के करीबी थे। अब वे वापस से राजीव सरकार में आ चुके थे। वहीं मार्च 1987 से ही पूरा माहौल नुस्ली वाडिया और इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ होने लगा था। रामनाथ गोयनका की तबीयत भी खराब होने लगी थी। 1988 के अंत तक एक्सप्रेस ग्रुप के अगेंस्ट 230 से अधिक केस चल रहे थे। सरकार ने उससे अपने एड्स वापस ले लिए, जो विज्ञापन थे वो वापस ले लिए, और बैंक्स को उसे कर्ज नहीं देने के लिए कहा गया। 1989 के अंत तक एक्सप्रेस ग्रुप कोलैप्स होने की कगार पर था, इसलिए वाडिया को सबसे बड़ा झटका लगा 1989 में। 12 जुलाई 1989 को वाडिया फॉरेन ट्रिप से बॉम्बे के सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उतरे ही थे कि इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उन्हें डिपोर्टेशन ऑर्डर थमा दिया, जिसमें लिखा था कि भारत सरकार ने उन्हें अनडिजायरेबल एलियन डिक्लेयर कर दिया है। वाडिया को देश छोड़ने के लिए महज 24 घंटे का समय दिया गया। ऐसा देश जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गुजारा और जहां उनकी फैमिली 300 सालों से बिजनेस कर रही थी। हालांकि वाडिया ने कोर्ट में अर्जेंट अपील की, जिसने इस ऑर्डर पर रोक लगा दी। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी घटना होती है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद पवार ने नुस्ली वाडिया को टेलीफोन करके बताया कि उनका असैसिनेशन करने की साजिश रची जा रही है। शरद पवार वाडिया के पुराने दोस्त थे और धीरू भाई से उनकी खास नहीं बनती थी। 1 अगस्त की शाम को बॉम्बे सीआईडी ने कीर्ति अंबानी को अरेस्ट कर लिया, जो रिलायंस में जनरल मैनेजर थे और पब्लिक रिलेशंस और कस्टम्स एक्साइज से संबंधित मामलों को संभालते थे। कीर्ति अंबानी पर नुस्ली वाडिया की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा कि कीर्ति अंबानी अर्जुन बावरिया नाम के एक बैंड सिंगर की मदद से नुस्ली वाडिया को मारने का प्लान बना रहे थे। बाद में एक इंटरव्यू में बावरिया ने वाडिया के असैसिनेशन की प्लानिंग करने की बात एक्सेप्ट की। उन्होंने बताया कि वाडिया उनकी हिट स्क्वाड के हाथों मारे जाने से बाल बाल बचे थे। एक मौके
मौके पर यह हिट स्क्वाड वेस्टर्न घाट्स में वाडिया के पीछे पीछे एक बंगले तक पहुंच गई थी, लेकिन वे 2 घंटे लेट थे, इसलिए वाडिया बच जाते हैं। इसी तरह इस गैंग ने वाडिया को उनके घर के सामने और एक हॉस्पिटल के सामने पकड़ने की भी कोशिश की थी, जहां वे बीमार रामनाथ गोयनका को देखने के लिए आए थे, लेकिन गैंग इसमें सफल नहीं हुई। वाडिया को मारने की इस पूरी साजिश का जुलाई 1989 में भंडाफोड़ हुआ। दरअसल इनकी गैंग का एक मेंबर एक बार में शराब पीने के दौरान इस बारे में बात कर रहा था, जिसे पुलिस के एक मुखबिर ने सुन लिया। इसके बाद पुलिस इस गैंग मेंबर को पूछताछ के लिए ले गई, जहां उसने सारे राज उगल दिए। पूरी साजिश पता लगने के बाद बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर यानी कि वसंत सराफ को इसके बारे में बताया गया। पुलिस कमिश्नर ने इसके बारे में चीफ मिनिस्टर शरद पवार को ब्रीफ किया, जिन्होंने सारे एविडेंस खुद देखे। इसके बाद उन्होंने वाडिया को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का आदेश जारी किया और पुलिस से बहुत सावधानी से इस मामले की जांच करने के लिए कहा। 31 जुलाई 1989 को शरद पवार ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऑफिस में फोन करके कैबिनेट सेक्रेटरी यानी बीजी देशमुख को पूरी साजिश के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अगले दिन 1 अगस्त को कीर्ति अंबानी और अर्जुन बाबरिया को अरेस्ट कर लिया गया। शरद पवार के फोन से राजीव गांधी के ऑफिस में खतरे की घंटी बज जाती है। साफ था कि बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी आगे बढ़ गई है कि अब उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए 4 अगस्त को इस केस को अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी समय पर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर मानिक डावर ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिससे साफ हो गया कि सीबीआई डायरेक्टर मोहन काटरे धीरूभाई के आदमी हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि मोहन काटरे के इकलौते बेटे उमेश काटरे की रिलायंस कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। उमेश एक कंपनी यानी कि सारस केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड के जरिए रिलायंस के केमिकल प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, जिसके लिए उन्हें कमीशन मिलता था। इस बिजनेस से वे साल में 54 लाख रुपए कमा रहे थे। इस पैसे से उन्होंने बॉम्बे में एक अपार्टमेंट भी खरीदा, जिसमें कई बार सीबीआई डायरेक्टर मोहन काटरे खुद भी रुकते थे। इसके साथ ही उमेश ने एक मर्सिडीज बेंज भी खरीद ली थी, जो उस समय बहुत रेयर थी और महंगी थी। इन आरोपों के जवाब में सीबीआई डायरेक्टर मोहन काटरे ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मोहन काटरे पर यह भी आरोप लगे कि वे अपने कार्यकाल के दौरान रिलायंस के खिलाफ हो रही करीब 5 इन्वेस्टिगेशंस को दबा चुके थे। 1 जून 1990 को मुकेश अंबानी, जिनके अंडर कीर्ति अंबानी काम करते थे, उन्होंने सीबीआई से कहा कि हमें कीर्ति अंबानी के अरेस्ट के बाद ही उनके इस साजिश में इन्वॉल्व होने की बात पता चली। सीबीआई के हाथ में आने के बाद जल्द ही ये केस पब्लिक व्यू से गायब हो जाता है और सभी आरोपियों को धीरे धीरे जमानत मिल जाती है। 1989 के अंत में 22 और 24 नवंबर को लोकसभा चुनाव आ जाते हैं। इन चुनावों में राजीव गांधी की कांग्रेस की सीटों की संख्या 415 से गिरकर 192 पर आ गई। हालांकि कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इस तरह राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो जाते हैं और विपक्षी गठबंधन के समर्थन से राजीव गांधी के विरोधी वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वीपी सिंह की नई सरकार में धीरूभाई के सारे विरोधी फिर से पावर में आ गए। ईडी के पूर्व डायरेक्टर रहे भूरेलाल को प्रधानमंत्री का स्पेशल ऑफिसर बना दिया गया। नए फाइनेंस मिनिस्टर मधु दंडवते भी पब्लिक सेक्टर के सपोर्टर थे और अंबानी स्टाइल के बड़े क्रिटिक थे। अब वीपी सिंह की सरकार आने के बाद रिलायंस के खिलाफ पुराने मामलों को फिर से खोला जाने लगा। 12 दिसंबर 1989 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने बॉम्बे कस्टम के कलेक्टर के विश्वनाथन को एक नया ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर में बॉम्बे कस्टम के कलेक्टर के विश्वनाथन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक्स्ट्रा पॉलिस्टर प्लांट स्मगल मामले में अंबानी को बचाने के लिए गलत कारण दिए थे और अपने जजमेंट में गंभीर गलतियां की हैं। इस ऑर्डर में यह भी साफ साफ कहा गया कि रिलायंस के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ही दिन बाद के विश्वनाथन का ट्रांसफर कर दिया गया और एएम सिन्हा बॉम्बे कस्टम के नए कलेक्टर बना दिए गए। एएम सिन्हा ने दोबारा से इस केस को कस्टम्स एक्साइज एंड गोल्ड कंट्रोल अपीलेट ट्रिब्यूनल में खुलवाया। कुछ ही समय के बाद एक और कस्टम्स स्कैंडल सामने आया। सेंट्रल कस्टम्स एंड एक्साइज बोर्ड की जांच में पता चला कि नवंबर 1982 में रिलायंस पर ड्यूटी के 31.28 करोड़ रुपए निकले थे। बॉम्बे के तत्कालीन कस्टम कलेक्टर यानी बीवी कुमार ने कंपनी को अगले 2 साल में 138 इंस्टॉलमेंट्स में यह पैसा चुकाने की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकार को इंटरेस्ट के तौर पर 3.03 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह जनवरी 1990 में बीवी कुमार को भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज से बाहर निकालकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मई 1990 में बॉम्बे कस्टम्स के अधिकारियों ने पातालगंगा में मौजूद रिलायंस के प्लांट का दौरा किया और नए पीटीए प्लांट में लगी मशीनरी की जानकारी ली। तुरंत बाद ही कंपनी को 170 पेज का नोटिस भी सौंप दिया जाता है। इसमें रिलायंस पर आरोप लगाया गया कि उसके पास 75,000 टन सालाना कैपेसिटी का लाइसेंस था, जबकि उसने 1.90 लाख टन कैपेसिटी वाला पीटीए प्लांट इंपोर्ट किया। वही जिस पैराक्सिलिन प्लांट की कैपेसिटी 51,000
टन बताई गई थी वह हर साल 4 लाख टन का प्रोडक्शन कर सकता था। कस्टम ने आरोप लगाया कि कम कैपेसिटी दिखाकर कंपनी ने 2 अरब रुपए की ड्यूटी बचाई है, यानी सरकारी टैक्स बचाया है। इसके जवाब में रिलायंस ने कहा कि ये सभी आरोप नुस्ली वाडिया द्वारा प्रमोटेड वेंडेटा से लगाए जा रहे हैं और लाइसेंस के तहत ही पूरी मशीनरी मंगाई गई है। रिलायंस ने कहा कि अधिक कैपेसिटी को भी सरकार की री इंडोर्समेंट स्कीम्स के तहत परमिशन मिली हुई थी। धीरूभाई अंबानी और रिलायंस कंपनी को लगने लगा कि उन्हें अपनी इमेज सुधारने की जरूरत है। दिल्ली में रिलायंस के गवर्नमेंट रिलेशंस के वाइस प्रेसिडेंट वी बालू सुब्रमण्यम ने रूलिंग अलायंस और बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे बड़े बड़े नेताओं को अपनी तरफ करना स्टार्ट कर दिया। साल 1979 में धीरूभाई ने जनता सरकार को गिराने के लिए इंदिरा गांधी की मदद की थी और एक बार फिर से वीपी सिंह सरकार की कमजोरियां ढूंढी जाने लगी। रिलायंस के एक अधिकारी ने बताया कि धीरूभाई के ऑफिस में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता था जब सरकार को गिराने की कोशिशों पर चर्चा ना होती हो, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी बनी थी कि वीपी सिंह की सरकार खुद ही कमजोर होती जा रही थी। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी और सरकार के द्वारा इस फैसले के बाद समाज के कुछ तबकों में बड़ा ही विरोध होता है। इसके बाद इधर बीजेपी और संघ ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अपना अभियान शुरू कर दिया। 12 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी थी। अगले 2 महीनों में देश भर के कई स्थानों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो जाते हैं और इन सब घटनाओं से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और सरकार कमजोर नजर आने लगी। सितंबर आते आते ये साफ हो गया कि वीपी सिंह की सरकार अब लड़खड़ा रही है। इस बीच 23 अक्टूबर को बिहार राज्य में विपक्षी पार्टियों से मिलकर बने जनता दल की सरकार ने यानी लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोक लिया और इस घटना से जनता दल और भाजपा के बीच बिगड़ हो जाती है। भाजपा ने तुरंत ही वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और इसी मौके पर कांग्रेस के राजीव गांधी और जनता दल के ही दूसरे नेता यानी चंद्रशेखर ने जनता दल के सांसदों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब धीरूभाई भी चंद्रशेखर के इस अभियान को सपोर्ट करने वाले 4 बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। 7 नवंबर 1990 को सरकार के 1/3 सांसदों ने वीपी सिंह के खिलाफ वोट कर दिया और उन्हें पीएम पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ गया। 3 दिन बाद ही चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। इससे अब रिलायंस को सीधा फायदा होता है और उसके शेयर का प्राइस 2 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। इसी बीच 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। He thought that nobody was going to resign the post of the Prime Minister. And when the first spring break was there, I resigned. That is all. I never met Rajiv Gandhi. इस तरह 1991 में एक बार फिर दोबारा से लोकसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की जाती है। 1991 के चुनावों के प्रचार के दौरान ही 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इससे कांग्रेस को लोगों की सिंपैथी मिलती है और कांग्रेस 226 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इस तरह कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने। इस वक्त तक देश की इकोनॉमी डूबने वाली थी और भारत पर बहुत अधिक कर्ज बढ़ चुका था, इसलिए देश में कुछ बड़े बदलाव किए जाने की जरूरत महसूस हो रही थी। इससे पहले आपने देखा कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बिजनेसमैन को लाइसेंस दिया जा रहा था। इसका मतलब देश की इकोनॉमी पर सरकार का बहुत अधिक कंट्रोल था। सरकार ही ज़्यादातर उद्योगों को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए उस दौर को लाइसेंस दौर भी कहा जाता है। इस लाइसेंसी दौर को खत्म करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया और इंडियन इकोनॉमी का एक नया युग शुरू कर दिया। हालांकि अब तक रिलायंस इस स्थिति में पहुंच चुका था कि वो इस मौके का फायदा उठा सके। 1991 में धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को रिलायंस का वाइस चेयरमैन बना दिया और अनिल अंबानी को कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। मुकेश अंबानी थोड़े इंट्रोवर्ट थे, वो एक तरह से ऑपरेशन गाय थे। उनका काम था टाइम पर और बजट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का सेटअप करना। वहीं अनिल अंबानी थोड़े एक्सट्रोवर्ट थे, तो वो रिलायंस का पब्लिक फेस बन जाते हैं। वो पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स और सरकार के साथ लॉबिंग करना, डील करना और मार्केटिंग जैसी चीज़ों को संभालते थे। फरवरी 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अरब सागर से गैस और तेल निकालने का काम एक कंसोर्टियम को देने का फैसला लिया, जिसमें रिलायंस और सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC भी शामिल थी। ONGC ने इन ऑयल और गैस फील्ड्स का पता लगाया था, लेकिन उसके पास इन साइट्स को डेवलप करने लायक फंड नहीं था। साल 1994 और 93 में रिलायंस टाटा आयरन और स्टील को पछाड़कर एनुअल सेल्स, ऑपरेशन प्रॉफिट, नेट वर्थ और असेट्स के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन जाती है।
1993 के अंत तक कंपनी में काम कर रहे धीरू भाई के अडन के कलीग्स को भी अब रिटायर कर दिया गया, क्योंकि मुकेश और अनिल को लग रहा था कि अब उनमें कंपनी के एक्सपेंशन को आगे ले जाने लायक एनर्जी नहीं बची है, इसलिए उन्हें रिटायर कर दिया गया। उनकी जगह पर देश भर के अलग अलग हिस्सों से मैनेजर्स को हायर किया जाता है। इससे कंपनी में गुजरातियों का प्रभाव कम हो गया। अंबानी फैमिली ने भी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। धीरू भाई के दोनों भाइयों यानी कि रमनी भाई और नातू भाई ने रिलायंस में अपने एग्जीक्यूटिव रूल्स छोड़ दिए और बाहर अपने पर्सनल बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अलग बिजनेस करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों भाई अभी भी रिलायंस के बोर्ड में रहे, लेकिन अब यह साफ था कि उनके बच्चे कंपनी के वारिसों में, यानी वो अब मालिक नहीं रहेंगे। असली वारिस अब धीरू भाई के बेटे अनिल और मुकेश हैं। आगे जून 2000 में रिलायंस की जामनगर में ऑयल रिफाइनरी बनकर तैयार हो जाती है। धीरे धीरे इंडिया की पूरी ऑयल रिफाइनिंग में जामनगर रिफाइनिंग की 25% हिस्सेदारी हो गई। 2001 आते आते 51% पॉलिस्टर मार्केट और पीएक्स, पीटीए और एमईजी जैसे पॉलिस्टर इंटरमीडिएट्स की 80% मार्केट पर रिलायंस का कब्जा हो गया। साथ ही इंडिया में कंज्यूम की जा रही 52% प्लास्टिक अब रिलायंस की थी। जामनगर में प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद रिलायंस ग्रुप इंडिया की जीडीपी के 3% के बराबर हो गया। इस बीच 24 जून 2002 को धीरू भाई अंबानी को दूसरा बड़ा स्ट्रोक आता है और वे 12 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर कोमा में रहते हैं। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई दुनिया छोड़कर चले गए। जब धीरू भाई की मौत हुई तो उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी उनके पास ही थे। अनिल ने बताया कि धीरू भाई के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर पांडे ने उसी सुबह कहा था कि अगर धीरू भाई जाएंगे तो सैटरडे की रात को ही जाएंगे, क्योंकि वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते। सैटरडे रात को उनका निधन होगा तो सभी संडे को आराम से उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे और लोगों को ऑफिस की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। इसके आगे रिलायंस में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का युग शुरू हो जाता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कहानी आगे फिर कभी, लेकिन यहां 1991 में हुए लिबरलाइजेशन की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भारत की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और भारत पर बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका था, तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश को कैसे उबारा, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के रास्ते पर वापस लाए। आखिर 1991 का लिबरलाइजेशन क्या है, इसे लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप की ग्रोथ कैसे हुई, जेआरडी टाटा से लेकर रतन टाटा तक का पूरा इतिहास बताने वाली वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाते जाते बात ब्लिंक एक्स की। अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ब्लिंक एक्स को डाउनलोड करें। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एक पर्सनल अपील, कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।